जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी। अगर कोई है तो प्लीज़ आए, मुझे ज्वाइन करें। और अगर कोई मुझे सुन पा रहा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आएँ और मुझे ज्वाइन करें। आज हमारे बीच यूएसए से अशरफ भाई हमें ज्वाइन करेंगे। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और भारत के लिए इसी तरह लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बाहर होकर भी वो भारत में नहीं रहते हैं, 18 साल हो गए हैं उन्हें बाहर रहते हुए। तो अशरफ भाई आप जहाँ भी हैं प्लीज़ आएँ, हमें ज्वाइन करें। और मैं जिस तरह अपने बात का आगाज़ करती हूँ उसी तरह आज फिर करूँगी कि बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं आप सबकी बड़ी थैंक्सफुल हूँ कि मेरा परसों का जो लाइव है, जो मैंने कोरोना के बारे में कुछ फैक्ट बताने की कोशिश करी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख चल गया। ये आप लोगों की मेरे साथ एक जुड़ाव है, ये मेरी फैमिली है। मैं शुरू से कहती चली जा रही हूँ कि कहती ही चली आ रही हूँ मैं शुरू से कि फ़ेसबुक जो है वो मेरी फैमिली है। आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर हैं और मैं इसी तरह बिल्कुल बड़ी हल्की फुल्की आपसे बात करती हूँ। फ़ेसबुक पर आकर मुझे कभी रियलाइज़ नहीं होता कि मैं गैरों के बीच में हूँ। तो और आपने मुझे इतनी इज्जत दी कि मेरा ये दूसरा लाइव था जो 3 लाख क्रॉस करा। तो अशरफ भाई अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ मुझे एक SMS कर दीजिए, क्योंकि मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही हूँ कि आप इनमें से कौन से हैं। ऊपर बहुत सारी विंडो बनी हुई आ रही हैं, तो आप एक SMS कर दीजिए ताकि फिर मैं उस विंडो को जाकर क्लिक कर दूँ और आपको ले लूँ। अशरफ भाई मैं पहले कह चुकी हूँ, अमन का पैगाम चलाते हैं और ये इंडिया के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाते हैं। और ये इनकी मोहब्बत है कि यूएसए में रह के भी ये इतना वक्त निकाल लेते हैं कि ये एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है अमन का पैगाम। 2-3 बार मैं भी इनके अमन के पैगाम पर मेहमान बनकर गई हूँ और आज मेरी बारी है कि मैं इनको मेहमान बनाकर अपने फेसबुक पे लाई हूँ। तो अशरफ भाई आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आप अशरफ भाई? अभी तक किसी विंडो में अशरफ भाई नज़र नहीं आए, अभी नहीं आए आप अशरफ भाई। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं अशरफ भाई, तो प्लीज़ आइए, क्योंकि आपको तो पता है कि यूएसए के टाइम में और इंडिया के टाइम में जस्ट ज़्यादा फ़र्क है कि वहाँ पर इस वक्त दिन की शुरुआत हो रही होगी और हमारे यहाँ रात की शुरुआत है या रात हो ही चुकी है। मेरी तो खैर शुरुआत है, मैं तो रात को बहुत कम सोती हूँ। अशरफ भाई मुझे आप शो नहीं हो रहे हैं, मैं आँखें फाड़ फाड़ कर देख रही हूँ कि इन विंडो में आप ही शो नहीं हो रहे हैं, सब शो हो रहे हैं। अशरफ भाई अगर आप हैं तो प्लीज़ आएँ। शुक्रिया वहाब भाई, आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी और आप सब की ही इज़्ज़त है कि आज ऐमन रिजवी जो है वो एक बेखौफ आवाज़ है। आप सब जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, आप मेरा गुरूर हैं, बाखुदा आप मेरा गुरूर हैं, आप मेरी हिम्मत हैं। आपकी सपोर्ट से आज ऐमन रिजवी है। बेशक मैं 10 महीने से चल रही हूँ, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनापन, बहुत ज़्यादा गुरूर में आ जाती हूँ जब मैं फ़ेसबुक लाइव पर आती हूँ। हाय माशाल्लाह, कितने सारे मेरे भाई लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, कितने सारे भाई लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, कितने सारे भाई लोग हैं जो मेरी वीडियो को शेयर करते हैं और इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे सुनने आते हैं आप सब लोग। तो मैं एक का नाम तो नहीं ले पाऊँगी कि आप कौन कौन है, लेकिन जितने भी लोग हैं, अली अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम, तो आप सब मेरे लिए गुरूर हैं, आप सब मेरा फ़ख्र हैं और मैं फ़ख्र से बोलती हूँ कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरी फैमिली हैं। मुझे नहीं ज़रूरत किसी यूट्यूब चैनल की भी मेरी वीडियो कहीं जाती है या नहीं जाती, मेरा कहीं इंटरव्यू आता है नहीं आता, मैं अपने लाइफ के साथ ही खुश हूँ। मैं अपने लाइफ के साथ ही खुश हूँ क्योंकि यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, मैं उन भारतवासियों के साथ होती हूँ जो मेरे अपने हैं, जो दिल से मुझे इज्जत देते हैं और लड़ पड़ते हैं गोबर भक्तों से मेरे लिए। मैंने देखी हैं वो लड़ाइयाँ, मैं भी कूदी हूँ लड़ाइयों में बहुत सारी बार, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा कूल हो गई हूँ। अब मैं सोती हूँ मेरे भाई लड़ रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है। तो शेख भाई, शेख रियाज साहब शुक्रिया आपका, आप आए। और अली साहब आपका भी शुक्रिया, फिरोज़ भाई आपका भी शुक्रिया, बहुत सारे नाम है, सरफराज मेहताब आपका भी शुक्रिया कि आप इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह मुझे सुनने आते हैं। मैं ऐमन रिजवी कोई ख़ास नहीं हूँ, कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूँ, मैं तो अब ये भी कहने लगी हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जब मैंने भारत की कंडीशन ऐसी देखी कि यहाँ पर अच्छे अच्छे धुरंधर जो हैं वो नाकाम हो गए, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ फेल हो गई, तो मैं भी अपनी डिग्रियों को कहती हूँ मेरे पास कोई डिग्री नहीं, मैं भी अंगूठा छाप हूँ।
लेकिन मेरे पास जो है 10 लाख जीबी का दिमाग है जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, मैं उसको यूज़ करने की कोशिश करती हूँ और उसके साथ आपके साथ विथ फैक्ट बात करती हूँ। अशरफ भाई, आप अभी तक नहीं आए हैं, तो जिस तरह मैंने आपको, अगर आपको याद हो, चलिए मैं ही अपनी बात शुरू करती हूँ कि जिस तरह मैं, अगर आपको याद हो, मैं आपको 2-3 महीने से कह रही थी कि अभी जो है ये जो कोरोना वायरस की जो ये लहर आई थी, ये जो अभी ड्रामा चला था, ये लहर फर्स्ट थी, ये पहला वेब थी और दूसरी वेब भी नवंबर में आएगी। अगर आप लोग मुझे शुरू से सुन रहे होंगे, मैंने कहा और मैंने आपको ये भी बताया कि कोरोना वायरस एकदम से नहीं आया। 2000 जब शुरू हुआ था, मिलेनियम शुरू हो गया था, उसके लिए तभी से इन्होंने प्लानिंग कर ली थी और इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी वो बिल गेट्स ने निभाई थी। और अभी देखिए मेरी बात सही साबित हो रही है कि मैंने कहा था जैसे वेब 2 आएगी और अब यूरोपियन जो WHO का जो एक डायरेक्टर है, यूरोपियन डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है, उनका नाम जो है, उनका नाम है, नाम बता दूं आपको, हैंस क्लाइट ने बोला है कि अभी जो है वो बहुत ख़तरनाक वेब आएगी कोरोना वायरस की, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक आएगी जो नवंबर में आएगी। और ये वाली बात मैं आपसे बता रही हूँ कि ये दोबारा फिर लेकर आएंगे और इससे ज़्यादा बर्बादी लेकर आएंगे। और ये खुद कह रहे हैं, WHO के जो डायरेक्टर हैं यूरोप के, ये कह रहे हैं कि अभी दुनिया और तबाह होगी और बर्बाद होगी और नुकसान होंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने आपको आदत डाली है, आपको गुलामी की आदत डाली है, आपको घरों में लॉकडाउन करने की आदत डाली है। अभी ये और ख़तरनाक लेकर आएंगे। अभी तो इन्होंने मुंह को ढकवाया था, अब के ये कानों को भी ढकवाएंगे, अब के कानों पे भी आपके मास्क लगवा देंगे, पूरा मास्क कानों तक होगा। तो ये सारा का सारा मैंने आपसे कहा कि ये मैन मेड वायरस था, ये वायरस खुदाई कहर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से अजाब नहीं था, ये मैन मेड वायरस था जो अमेरिका ने, इजराइल ने और ब्रिटेन ने और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर तैयार करा था ताकि दुनिया की आबादी को कम किया जा सके। और ये मैं नहीं बोले, अशरफ भाई आप ही है ना, शायद आप ही हैं ये। देखिए अशरफ भाई, अगर आप आ गए हैं तो मैंने ऐड तो करा। जी अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। अशरफ भाई हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं कोरोना का जो रोना है वो बाद में रोऊंगी। अशरफ भाई को वेलकम करिए। अशरफ भाई, मेरी फैमिली, फेसबुक फैमिली पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, और जो होता है वो है। जी आपा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने, अब आपकी फैमिली नहीं है, फैमिली हम सब की है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम मुल्क के लिए, आप और हम और हमारे साथ जो लोग यहाँ पर लाइव पर कमेंट कर रहे हैं, हम सब मिलके अपना अपना जो पार्ट है वो पार्ट अदा करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीम हम कामयाबी का वो जो हमारी जो डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल है कामयाबी की, वो मंजिल पर हम बराबर पहुंचेंगे आपा, इंशाल्लाह। ये तो अशरफ भाई है। जी अशरफ भाई का ये अशरफ भाई हैं जो USA में रहते हैं। और ये देखिए कि वतन की मोहब्बत कितनी है। उन लोगों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है जो कहते हैं हाय हम मुसलमान गद्दार होते हैं, धोखेबाज होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, जिहादी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होते हैं। ये अशरफ भाई USA में रहते हैं और अभी नहीं गए, 18 साल से रहते हैं और 18 साल से ये भारत के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इतना अपना शेड्यूल टफ होने के बावजूद भी एक अपने पूरा का पूरा चैनल चला रहे हैं, पूरा एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिसका नाम है अमन का पैगाम। वहां से ये भारत के बारे में सवाल उठाते हैं, सवाल करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट को जोड़ते हैं भारत से। जी अशरफ भाई। जी, मैं आपको थोड़ा सा अमन का पैगाम के बारे में बता दूं। हम 2017 से लाइव शोज कर रहे हैं। हुसैन रेहान वाला भाई जो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पेज की उन्होंने शुरुआत की थी। हम दोनों मिलके मतलब वो लाइव पे हम जो भी मुल्क के मसले होते थे, साथ साथ जो संविधान हमको हकूक देता है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, वो सारे हकूक, वो सारी जिम्मेदारियों के बारे में हम अपने जो समाज के, जो हमारे जो भारतवासी हैं, उनको हमने बताया प्रोग्राम करते हुए। आज हमारे 770 एपिसोड मुकम्मल हो चुके हैं आज तक, और कई दिग्गज लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों को हमने अपने लाइव पर जोड़ा है, जिसमें एक्स DGP उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह अंकल शामिल हैं। निशांत वर्मा सर के साथ में हमने बहुत ही अभी अनखरीब एक वीडियो किया था, 769 एपिसोड। आपके साथ हमने 2-3 एपिसोड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी बहुत माशाल्लाह बहुत ही उम्दा काम कर रही है, लोगों में जागरूकता, लोगों को एक करने के लिए, लोगों में भाईचारा भरने के लिए, लोगों को जगाने का आप जो काम कर रही है, वो काम काबिल तारीफ है। और वो ही काम के चलते आप जैसे लोगों से ही हमारा प्लेटफॉर्म बनता है, हमारा पैगाम बनती है। हमने राज्यसभा के जो मध्य प्रदेश से MP हैं कांग्रेस के, श्री राजीव तनखा सर, उनसे हमने बातचीत की हमारे प्रोग्राम पर। हमने KG कोलसे पाटिल सर, महाराष्ट्र के जो रिटायर्ड जज हैं हाईकोर्ट के, मुंबई हाईकोर्ट के, उनसे हमने गुफ्तगू की। हमने बहुत सारे लोगों को अपने लाइव पर लिया और उनसे बातचीत की।
और हम साथ साथ ये बता दूं सुनने वालों को, 18 साल से, जैसे आपने बताया मनपा, अमेरिका में तो मैं मौजूद हूँ, लेकिन मुल्क की मोहब्बत आप कहीं भी रहे और कितने भी सालों से रहे, मुल्क की मोहब्बत आपके दिल से निकल नहीं सकती। मैं अपना एक वाकया भी बताना चाहूंगा, मेरे जो सुनने वाले लोग हैं यहाँ पर, मुल्क से मोहब्बत क्या होती है, 2 दिन अगर आप मुल्क से दूर रहेंगे ना, तब पता चलेगा आपको। लोग बोलते थे कि ये मुल्ला है, ये पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान भेजो, अगर मुल्क में तुम खुश नहीं हो तो चले जाओ, तुम अपने मुल्क को, इस तरह बोलते हैं लोग। मैं उनको बता दूं, मेरा नाम अशरफ अहमद है, मेरे नाम से लोगों को मेरे मजहब का शायद पता चल रहा होगा, लेकिन मैं किस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ वो मेरे नाम से लोगों को पता नहीं चलेगा। तो मैं अपने काम से, अपने मुल्क से जो मोहब्बत करता हूँ वो मैं बता दूं। यहाँ पर हमने लॉकडाउन के चलते हुए अमन का पैगाम कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारी एक्टिव जो लोग हैं 10 लोग हमारी एक्टिविटी करते हैं। मध्य प्रदेश से दिल्ली लहरी भाई हैं, उत्तर प्रदेश से समीर भैंसले भाई हैं, दिल्ली से प्रमोद छिल्लर भाई हैं, यूरोप में हमारे बड़े भाई रहते जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, अरशद भैया हैं, हमारे साथ हैदराबाद से इकबाल हुसैन भाई हैं, नागपुर से अरमान इसके भाई हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से नादिर खान भाई हैं, आपकी और बहुत सारे भाई हैं। हम लोग काम करते आपकी हैं। आवाज साफ नहीं आ रही, कमेंट आ रहे हैं लगातार कि अशरफ भाई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज साफ नहीं है तो मैं, पता नहीं, कमेंट पे कमेंट आ रहा है, चौथा कमेंट आ गया है कि अशरफ भाई यार आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज कम है। फौजू रिजवी का भी एसएमएस आया है कि अशरफ भाई आवाज कम है। जी, मेरा मेरा भाई भी लिखते हैं कि मेरी आवाज कम है यहाँ पर। आवाज क्लियर नहीं है, महराज भाई का एसएमएस है। अच्छा, मैं थोड़ा आहिस्ता बात करने की कोशिश करता हूँ, मतलब थोड़ा मैं शायद तेजी से बोल रहा हूँ तो स्पीड से वो वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। अभी आवाज में दिक्कत आ रही है आपको आपा? मुझे तो प्रॉपर सुनाई आ रही है, मैंने तो लीड लगा रखा है। हाँ, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं अभी दूसरे फोन पे अभी आपका लाइव जो अपना चल रहा है वो लाइव दूसरे फोन पे मौजूद है मेरे साथ। जी जी जी, तो जिस तरह मैं आपको मैनमेड वायरस के बारे में बता रही थी कि मैनमेड वायरस है और अभी दुनिया की तबाही और होनी है। आवाज क्लियर है आपका? मेरे पास आवाज हाँ। क्लियर है। आप मेरी तो आवाज क्लियर आ रही होगी। रिजवी का भी एसएमएस आया है कि अशरफ भाई आवाज कम है। जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज कम है यहाँ पर? आवाज क्लियर नहीं है, महराज भाई का एसएमएस है। अच्छा, मैं थोड़ा आहिस्ता बात करने की कोशिश करता हूँ, मतलब थोड़ा मैं शायद तेजी से बोल रहा हूँ तो स्पीड से वो आवाज सही है लिखते हैं। अब आ गई एक कमेंट आ गया, आवाज सही है। तुम भी पूरे के पूरे गुमराह करने वाले हो, ऐसी फैमिली होती है, हमारे मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, अपने लोग हैं, अपने भाई लोग, अपने से तो किससे करेंगे मजाक। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं यहाँ पर अमन का पैगाम की टीम, मतलब ये छोटे आम लोग हम लोग इस टीम में मौजूद हैं, और हम लोगों ने अमन का पैगाम की टीम ने लॉकडाउन के चलते हुए 3.5 लाख रुपए की इमदाद हम मजदूरों की हमने की है, लोगों तक अनाज पहुंचाया है, मास्क बांटे गए। मध्य प्रदेश में, पंजाब में एक नेक मुहिम है, सोनी सिंह प्राजी के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो बहुत सारे हमने काम किए हैं। अब मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, वो लोगों के मुंह पे तमाचा होगा ये मेरा वाकया जो मैं बताने वाला हूँ आपको। मैं गया था एम्बेसी को, आपा इंडियन काउंसिलेट को गया, तो वहां पर फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पर उसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, इंडिया में सेकंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होता है इंडिया में, यहाँ सेकंड फ्लोर होता है वो। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ था, और दीवार जो थी जहां पर मैं बैठा हुआ था वो थी कांच की दीवार, शीशे लगे हुए थे, और मैं नीचे सड़क की तरफ देख सकता था। तो मैं पासपोर्ट ऑफिसर का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए गया था। जब पासपोर्ट ऑफिसर का वेट करते हुए मैं जब नीचे सड़क पे देखा, देखने के बाद अपनी नजरें उठा के जब मैं ऊपर की तरफ वापस जहां पर था, मैं वहां पर मेरी नजरें घुमाने की जब मैंने कोशिश की, तो मैंने देखा मेरी नजर तिरंगे पे पड़ी, जो बड़ी शान से, बड़े फख्र से फहरा रहा था मेरे मुल्क का तिरंगा। आप यकीन माने आपा, 18 साल से अपने मुल्क से दूर रहने का दर्द मेरी आंखों से छलक आया। ये मुल्क से मोहब्बत होती है। 2 दिन रहोगे ना मुल्क से दूर, पता चल जाएगा मुल्क से मोहब्बत क्या होती है। होश ठिकाने आ जाएंगे अपन। मगर क्या है, हमको और आपको, क्योंकि हमारा नाम ये जाहिर नहीं करता कि हमारी मुल्क से मोहब्बत कितनी है। नाम चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क से वो गद्दारी भी करेगा ना, क्योंकि उसके नाम से वो अंदाजा लगाने है ये तो मुल्क से मोहब्बत करने वाला है। दविंदर सिंह उसका नाम में सिंह लगा हुआ है, दविंदर नाम है, तो ये मुल्क से मोहब्बत करने वाला। वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, जिसके घर में बम बनाने का सामान मिलता है, वो मुल्क से मोहब्बत करने वाला, क्योंकि उसका नाम एक अशरफ अहमद नहीं होता, उसका नाम अहमद रिजवी नहीं होता, उसका नाम कपिल मिश्रा, अहमद नहीं होता, उसका नाम कपिल खान नहीं होता। उसका, आप हमारे नामों को अजमल कसब के नाम से जोड़ के देखेंगे, उनके काम से जोड़ के हमारे नाम को आप देखेंगे, आप हमारे नाम को अफजल गुरु के काम से जोड़ के देखेंगे, तो क्यों इन लोगों के काम को आप किसी और नाम से जोड़ के नहीं देखते? बात जब मुल्क से मोहब्बत की आती है, तो मुल्क से मोहब्बत का फरीजा नामों से नहीं नापा जाता। मुल्क से मोहब्बत का फरीजा मुल्क से मोहब्बत का फरीजा आपके काम से, आपके मुल्क के लोगों से जो मोहब्बत आप जाहिर कर रहे हैं,
वो आपको मोहब्बत से नापा जाता है। मुल्क से मोहब्बत का जो मयार है, मयार वो है हमारे शेक्सपियर की भी कहावत है, शेक्सपियर की भी कहावत है, नाम में क्या रखा है। बिल्कुल। शेक्सपियर की नाम में क्या क्या रखा है, का, प्यारे काम से बात करो। काम से बात करो, तो नाम में क्या रखा है। लेकिन कुछ सालों से जब से बीजेपी की सरकार आई है और ये आरएसएस इनके पीछे ऑपरेट कर रही है, तो इन्होंने ये सारा का सारा मुस्लिम नेम को ही क्या टारगेट कर रहे हैं। जैसे आपको पता हो, अगर मेरे व्यूवर्स जो जितने मुझे सुनना है, अगर इन लोगों को बात। पता हो कि कल रात 1 बजे रात के करीब उठा लिया गया है एक और मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट को, उठा लिया गया उमर खालिद को, जबकि जो जी। जुर्म उनका था वही कन्हैया कुमार का था, दोनों का बराबर था। लेकिन क्योंकि कन्हैया कुमार उर्दू नेम नहीं थे, मुस्लिम नेम नहीं थे, कि कन्हैया कुमार पे कोई आंच नहीं है। मैं कन्हैया कुमार को गलत नहीं कह रही, कन्हैया कुमार भी निर्दोष हैं, लेकिन उमर खालिद भी निर्दोष थे। सेम बैच के, सेम जेएनयू के, सेम एक दोनों की एक्टिविटी एक सी, सेम दोनों पे एक सी धाराएं, लेकिन उठाया किसको गया, सिर्फ उमर खालिद को, क्योंकि वो उर्दू नेम थे। और देखिएगा 6 महीने बाद फिर दिल्ली पुलिस हाथ खड़े करके कहेगी गलती हो गई, इनका कोई नहीं था, इन पे जो हमने धारा लगाई सब गलत थी। ये सिर्फ मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए 6 महीने 8 महीने उनको जेल में डालने का स्कैंडल चल रहा है। देखिए आपा, सीधी सी बात है, हम जैसे हमारे को नवंबर के 8 तारीख को मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि भाई भाइयों बहनों, आज से 500 के 1000 के नोट खल्लास, इस तरह बोलते हैं, ठीक है। वो उसका नाम दिया उन्होंने डीमोनेटाइजेशन। अब हमको मुल्क के अमन पसंद, भाईचारा पसंद हिंदुस्तानी भाइयों को, इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी भाइयों को, मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, सिखों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, नहीं, हम लोगों को जो हिंदुस्तानी हैं उनको एक नई पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। हमको डीमोनेटाइजेशन का जवाब, इनकी जुल्मो सितम का जवाब डीमोडिटाइजेशन से देना पड़ेगा। डीमोडिटाइजेशन, जी, डीमोडिटाइजेशन को करना पड़ेगा। डीमोडिटाइजेशन, जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन हमने बहुत कर लिया, बहुत उसकी मार सही, लोग परेशान हुए, लोगों के पास खाने पीने का की सामग्री, आप यकीन माने लॉकडाउन हुआ आपा, लॉकडाउन के जिस दिन लॉकडाउन इंडिया में अनाउंस होता है, मैं निकलता हूं बाहर, राज भाई नमस्कार, मैं निकलता हूं बाहर, वॉलमार्ट जाता हूं, वॉलमार्ट सुपर मार्केट होती है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं वॉलमार्ट पहुंचता हूं, तो आप यकीन माने मैंने वहां पर जो हाल देखा, मैंने वहीं से अपने प्रोफाइल से लाइव बनाई और लोगों को बताया कि ये देखो एक आम इंसान, एक आम अमेरिकन, इसको किसी सरकार ने मदद नहीं की, इसके पास इतना पैसा होता है कि 15 दिन का अनाज अपने खुद के पैसे से कमा के खा सकते, मतलब बंदोबस्त कर सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, शारिक शेख साहब आपका मेरे ख्याल से नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा मेरे भाई, माजरत चाहता हूँ, आवाज बहुत सारे भाइयों के पास भी क्लियर है, मैं अपने फोन पे भी लगाया, दूसरे फोन पे आवाज क्लियर आ रही थी। तो उसके बाद में आप सोचें, मैं लाइव में बोल दिया क्लियर खुले अल्फाज में कि भाई जो लोग इसके चलते भुखमरी से मरेंगे, जो लोग इसके चलते भुखमरी से मरेंगे, वो भुखमरी का सेहरा आप किसके सर पे बांधेंगे। फ्लड आता है तो बोलते हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा हो गई, जी 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 जी, आप आतंकवादी हमला होता है बोलते हैं आतंकवादी हमले में मारे गए। नोटबंदी में 183 लोगों से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए, दिल के दौरे पड़ने से मर गए, हाथ में पैसा नहीं हुआ, बेटी की शादी थी, हाथ में पैसा नहीं होने की वजह से दिल का दौरा पड़ गया, वो तकलीफ में सदमे में गुजर गए 183 लोग, उनको किसका नाम देंगे। ये हमारा पॉलिटिकल राजनीतिक आतंकवाद बोलिए उसको आप, अगर आप बोलते हैं हिंदुत्व आतंकवाद, ये गवर्नमेंट मॉब लिंचिंग थी, गवर्नमेंट मॉब लिंचिंग थी जी। अगर आप बोलते हैं हिंदुत्व आतंकवाद, अगर आप बोलते हैं इस्लामिक आतंकवाद, तो आप इसको राजनीतिक आतंकवाद का नाम क्यों नहीं देते। बिल्कुल, तो देंगे कौन, ये तो आतंकवादी हैं जी, ये देगा कौन, ये तो खुद आतंकवादी हैं। और आप कह रहे हैं भाई 500 से का आंकड़ा है, 187 मरे थे इनके यहाँ। तो रेल में अगर आप देखिए न्यूज़पेपर में होता है, अगर अमर उजाला कह रहे 15 मर गए, तो टाइम्स एक्सप्रेस कहेगा 16 मर गए, दूसरा कहेगा 17 मर गए, तो कुछ जिंदा हो गए कुछ मुर्दा हो गए, तो इनके आंकड़े गलत होते हैं। कई हजार लोग लाइनों में मारे गए थे और जिसमें ज्यादातर पुलिस के डंडों से मरे थे। ऐसा लग रहा था वो लाइन जो थी वो एटीएम लूटने वालों की थी, वो अपना पैसा नहीं ले रहे थे, ऐसा लग रहा था वो एटीएम लूटने की, मतलब भीख मांग रहे थे सरकार से अपना ही पैसा निकालने के लिए। मैं खुद रात के 4-4 बजे तक लाइनों में लगी थी 2000 रुपये निकालने के लिए, 6-6 घंटे लाइनों में लगती थी मैं भी।
इतना बुरा हाल करा था, पता नहीं लोग कैसे भूल गए। लोग बड़ी, हमारे हिंदुस्तानियों के साथ एक ट्रेजेडी होती है अशरफ भाई, हम लोग जुल्म को और कोई भी बात बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट का अगला जुल्म जब हमारे पे आता है, हम पहला जुल्म भूल जाते हैं और नए जुल्म के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम पहले ही जुल्म पे अवेयर हो जाएं तो दूसरा जुल्म यकीन करिए नहीं होगा हमारे ऊपर। आपा, आपको एक और बात बता दूं, तो ये जब लाइव हुआ, मैं खुले अल्फाज में बोला, अब ये लोग भूखमरी से वहां पे मरेंगे, क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ एक चलन है, हम रोज कुआं खोदते हैं और हम रोज पानी पीते हैं। हमारे यहाँ एक चलन है, सबसे अहम बात। और दूसरी चीज आपा, ये कोरोना वायरस जो है ना, 2 साल का मेहमान है, 2 साल का। ये आज आया कल गया वाला मेहमान नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, अतिथि तुम कब जाओगे, एक चीज। और दूसरी चीज ये भी समझ ले सुनने वाले, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में जो कोरोना वायरस का खात्मा होगा ना, सबसे आखिर केस जो होगा, सबसे लास्ट वाला जो केस होगा, वो इंडिया में आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। आप बताइए, लोग निकल के खड़े हो जाते हैं, मुहर्रम का मातम होता है या मंदिर में लोग जमा हो जाते हैं तो कोरोना वायरस, हाँ, शराब के ठेके खुल जाते तो कोरोना वायरस नहीं, इनके रैलियां निकल जाती तो कोरोना वायरस नहीं। हरियाणा के पानीपत में, जहां पर जंगें हुई हैं, इतिहास है हमारे मुल्क का, जंगे पानीपत की, वॉर ऑफ पानीपत, जंगे पानीपत का युद्ध इतिहास है। आज किसान सरकार से संवैधानिक रूप के तहत अंतर्गत रह के एक युद्ध लड़ रहे हैं किसान, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है जो वो अपने हक की बात करते हैं। जो किसान हमारी आवाज है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, जिनकी वजह से भारत चल रहा है, अगर वो फसल बोना बंद कर दें तो ये जितने करोड़पति लोग हैं, क्या ये नोट चबाएंगे, क्या करेंगे? तो जो किसान हमारी रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी को गवर्नमेंट तोड़वा रही है, पुलिस से लट बजवा रही है, और मतलब सरहद पे किसान जवान मर रहा है और अंदर किसानों को मार रहे हैं। तो ये सब चीजों को समझना होगा, हमारी पब्लिक को, हमारे भारतीयों को हमारे साथ हो क्या रहा है। आवाज बंद करने का दौर गया कि आप चुपचाप बैठो, हर एक को हमारे साथ जुड़ना होगा, तहरीकें चलानी होंगी। अरे अशरफ भाई यूएसए से चला रहे हैं, हम हिंदुस्तान से नहीं चला सकते। देखिए आपको बता रहा हूं बात, अशरफ भाई, अगर मैं काम कर रहा हूं तो ये काम अशरफ अहमद का नहीं है, ये काम एक हिंदुस्तानी का, ये काम अयमन रिजवी का भी है, ये काम शारिक भाई का भी है, ये काम यहाँ पर जितने लोग हमको सुन रहे हैं, जितने लोग शेयर कर रहे हैं, उन सब का काम है। ये अशरफ अहमद का काम नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी होने में हमारा फरीजा। देखिए सबसे बड़ी हमारी खामी क्या है यहाँ, हम लोग जाट, हम लोग राजपूत, हम लोग आगा खानी, हम लोग इस्माइली, हम लोग भौरे, हम लोग मुसलमान, हम लोग अहले हदीस, हम लोग हम लोग राजपूत, हम लोग क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मण, हम लोग शूद्र, हम लोग दलित, हम लोग एससी, हम लोग एसटी। अरे हिंदुस्तानी कब बनोगे, हिंदुस्तानी कब बनोगे? अपने को तिरंगे से मोहब्बत नहीं है, हमको मोहब्बत है तो बीजेपी के कमल के फूल से, हमको मोहब्बत है तो पतंग से, हमको मोहब्बत है तो शेराओं के नारों से, हमको मोहब्बत है तो जय श्री राम के नारों से, हमको अगर मोहब्बत है तो ये लोगों के नफरतें फैलाने वाले जो मजहबी हमको में आपस में तजाद पैदा करके हमको बांटते ना, उनसे मोहब्बत हमको है, हमको मुल्क से मोहब्बत नहीं है। हम बड़े फखर से बोलते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम बड़े फखर से बोल तो देते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तानी होने का फरीजा हम लोग निभा पा रहे हैं? क्या वो जो जिम्मेदारी हिंदुस्तानी होने की है, वो जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा के चल रहे हैं? क्या एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी पर जुल्म होता हुआ देखकर आवाज बुलंद करता है, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करता है? नहीं करता है। वीडियो बनाता है, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पॉइंट लेता है, हाय लाइक आ गए, कमेंट आ गए, कुछ नहीं करते। जब तक हम नहीं जागेंगे कुछ नहीं होगा। ये तो मुट्ठी भर हैं, हम तो इतने सारे हैं, 135 करोड़ लोग हैं, 2 ही करोड़ लोग तो करप्ट हैं, आरएसएस वाले जितने हैं। अरे अगर हम इनको मजा चखा सकते हैं। और आप यकीन करिए अशरफ भाई, कोई भी मुल्क, जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे वो आप चाइना को देखिए, चाहे आप जापान को देखिए, चाहे आप कोरिया को देखिए, यहाँ पर वन लैंग्वेज है, वन लैंग्वेज, इसलिए कामयाब है। हिंदुस्तान में हर स्टेट की जबान अलग। तो अगर हम भारतीय, अगर मलयालम वाला मिल जाता है, हम उसको नहीं समझ पाते, तो किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट का गला घोटने के लिए वहां पर हमें पहले रिलीजियस में बांटा गया, फिर रिलीजन पे बांटा गया, और हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है। तो हम तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम भारत को क्या खाक रिप्रेजेंट करेंगे? अरे एक ही जबान बना देते, मादरी टंग होती है हमारी हिंदी, जापान में जैपनीज बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है। इतने डेवलप कंट्री है, हम तो ना बंगाली समझ सकते, बंगाली हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हमें तो लगेगा गालियां दे रहा है, चाहे वो हमें दुआएं दे रहा हो। तो जिस भारत में हमें जबानों के नाम पर बांटा गया, ये सब ऊपर से चाल चली आ रही है, ये कोई ऐसा नहीं, चाल चली गई है ताकि भारत हमेशा जबानों में बटा रहे, मजहब में बटा रहे, कास्टिज्म में बटा रहे। और अब लोगों को अकल आ रही है और अब अवेयर हो रहे हैं।
और अगर अब अकल आ रही है तो प्लीज इस पे पक्की वाली कायम रहे ना, ये नहीं कि 2-4 दिन चिल्लम चिल्ली करी और चले गए अपने घर। अगर आप भारत को इनके चुंगल से निकालने की जिम्मेदारी उठाई है तो खुदारा चुंगल से निकाल के ही बाहर जाना, ये नहीं कि चल भाई अशरफ निकाल लेगा, अयमन निकाल लेगी, अनुपम त्रिपाठी कर लेगा, कोई दूसरा कर लेगा। नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप सब भारतीय हैं। और जो चुप है वो इस वक्त सबसे बड़ा गद्दार है। जो चुप बैठा हुआ है घरों में वो भारत का सबसे बड़ा गद्दार है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे ईसाई, सब शामिल हो तुम भारत का रेप करवाने में, क्योंकि तुम चुपचाप बैठे हो। देखिए आपा, एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, जितने भी लोग बुरी लगेगी यहाँ पे जो सुन रहे हैं ना, बुरी लग सकती है बहुत सारे लोगों को ये बातें। मैं एक बात खुले लफ्जों में बता दूं आपको, हमारे मुल्क में जितने भी, आप देखिए मैं यहाँ पर अमेरिका में हूँ 18 साल से, जाहिर बात है मेरे यहाँ पे भी दोस्त हैं, यहाँ पे भी मेरे ताल्लुकात हैं, तो फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में भी यहाँ के लोग भी मेरे इंक्लूडेड है। आपको बता दूं, आज हमारे मुल्क के हालात की वजह से इंडिया के जो लोग हैं, भारत हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जितने लोग सोशल मीडिया पर रहकर सोशल एक्टिविटीज यानी समाज के लिए जो गलत हो रहा है समाज में, या जो लोग जरूरतमंद है और या जुल्म के खिलाफ बढ़ने की बात है, जितने लोग हिंदुस्तानी लोग लाइव होते हैं, पोस्ट करते हैं ना, उतने को दूसरे लोग नहीं करते, दूसरे मुल्क के लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात वैसे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शायद मेरी बात उनको चुभे, शायद मेरी बात उनको बुरी लगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं इन लोगों को कि बहुत सारे लोग इन भाइयों में से, इन बहनों में से जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुनते हैं, इन भाइयों जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, जो निशांत वर्मा सर को, बहुत सारे लोगों को देखते सुनते हैं ना, उन लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट, उनको मनोरंजन चाहिए, कुछ सीखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। ये देखिए राजीव भाई आए, भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखो, जय भारत लिखो, यही तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। इनको पता है कि हम जाएंगे, हम सलाम लिखेंगे, हम जाएंगे, हम नमस्कार लिखेंगे, हम जाएंगे जय भीम लिखेंगे, हम जाएंगे जय मीम लिखेंगे, हम जाएंगे घर घर मोदी, हर हर मोदी लिखेंगे, हम जाएंगे नमो लिखेंगे, हम जाएंगे जय श्री राम लिखेंगे। इनको पता है, और ये लिखने पे ही तो हमको बांटा जा रहा है मेरे भाई। हमको जबानों पे बांटा गया, इलाकों पे बांटा गया, जैसे भी आपने बताया, हमको लिंग पे बांटा गया। हम बोले ये औरत है ये आदमी, बांटो। वो कश्मीर का, वो कश्मीर को कश्मीरी क्यों बोलते हैं भाई आप? और कश्मीर वालों से भी सवाल करना चाहता हूँ कि तुम हमको इंडियन क्यों बोलते? तुम भी हमारी तरह इंडियन हो। हमको बंबईया नहीं बोलते कश्मीर वाले भाई, हमको वो इंडियन बोलेगा, हमको वो इंडियन बोलेगा, हमको, हम उसको बोले कश्मीरी। अरे मैं सरकार से सवाल करता हूँ, जब आपने कश्मीर को बोला हमारे, और बिल्कुल कश्मीर अटूट अंग है, अटूट अंग है, 1 सेंटीमीटर तो 1 मिली सेंटीमीटर भी मैं वो जगह जाने नहीं दूंगा। लेकिन कश्मीर का नवजात जो बच्चा कश्मीरी हमारी बहन के पेट में आज पल रहा है, 1 दिन हुआ है उसको भी पलते हुए, वो बच्चा भी पूरा हिंदुस्तानी है, और जो अपनी आखिरी सांसें कश्मीरी भाई हमारा गिन रहा है वो भाई भी हिंदुस्तानी है। ये सरकार को मानना पड़ेगा, ये सरकार को मानना पड़ेगा। अब देखिए, जबानें हमारे मुल्क का कल्चर है, जबानें अलग अलग मौजूद हमारे मुल्क में है, और उससे हमारा संविधान उसको रिकॉग्नाइज करता है, हमको उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बिल्कुल राजीव अहमद भाई, ये बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कमेंट को बदला, मेरी बात सुनकर समझकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं मेरे भाई। ये होना चाहिए, हमारे मुल्क का संविधान कहता है कि हम ये लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बिल्कुल हमको उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबानों के नाम पर ही हमको बांटा जा रहा है। कोई हमको मुझे बोल देखेगा तो बड़े हैदराबादी, वो हैदराबादी अशरफ भाई, नो, अशरफ भाई थे इंडियन। आप यकीन मानिए, प्रमोद चिल्लर भाई हमारे साथ हैं, जसवीर भाई हमारे साथ हैं, टेंसिल हारी भाई ईसाई हैं हमारे साथ हैं, सोनी सिंह प्राची हैं, वो नेक मुहिम के साथ, रिजवान भाई के साथ में काम करते हैं, रमेश अंकल गुजरात से, लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी बन के काम करते हैं। सोनी सिंह भाई, रमेश अंकल और रिजवान भाई गुजरात से, उनके साथ सरफराज अहमद मेहता भाई यहाँ पे भी कमेंट में थे आपके साथ में, वो जम्मू से, वाला भाई जो अमन का प्रोग्राम शुरू किया जम्मू से। लेकिन हमने बात को शुरू की, हमको आज ये मौका क्यों, जरूरत क्यों पड़ी अमन भाई, आप बताएं आप मेरे को। इकबाल भाई वालेकुम सलाम, हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग यही देखते हैं, ये दिल्ली वाली है, वो मुंबई का है, वो गुजराती है, वो उड़िया है, वो नागा है, मैं हैदराबादी हूँ, केरला का है, वो तमिल का है। हिंदुस्तानी कब बनेंगे मेरे? हाँ, हिंदुस्तानी नहीं बने हम हिंदुस्तानी नहीं बने, हमें बांटा गया और हम बहुत जल्दी बट गए। डिवाइड हमने खुद करा अपने अंदर, सोचों को डिवाइड करा, मजहब को डिवाइड करा, लिंक्स को डिवाइड करा, मजहब को डिवाइड करा, लोगों को डिवाइड करा, कास्ट को डिवाइड करा, और यही आरएसएस वाले चाहते थे। वो कामयाब हो गए आपको बांटने में, क्योंकि ये बंटवारा आपने खुद कबूल करा, आपने खुद उनको इस बात के लिए अपने आप को तैयार करा कि जो आरएसएस वाले चाहते थे वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। उन्होंने पूरी की पूरी जो प्लानिंग करी थी 95 साल में, आज वो उसका फल खा रहे हैं। उन्होंने पूरा का पूरा होमवर्क करा था।
कर दिया। और अभी भी बहुत सारे लोग जो समझ गए हैं वो यूनाइटेड हो गए हैं। अभी जैसे हमारे साथ त्रिपाठी भाई जुड़ते हैं तो ये ब्राह्मण है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हर कास्ट के मेरे साथ जुड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे ब्राह्मण खराब होते हैं, जैसे मैं शुरू से कहती चली आई हूँ कि ब्राह्मणवाद को समझिए तो वो ब्राह्मणवाद वो नहीं है जो नॉर्मल ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणवाद मैंने उनको बोला जो आरएसएस के साथ जुड़ के आरएसएस के साथ काम करते हैं। तो मैं बहुत सारे ब्राह्मणों को जानती हूँ, बहुत सारे ब्राह्मणों के बीच में मेरी बहुत अच्छी गुडविल है, फैमिली मैटर्स है मेरे, और अनुपम भाई भी मेरे भाई जैसे हैं, तो ये भी तो ब्राह्मण है। तो मैं अगर उन ब्राह्मणों को बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं उन सब ब्राह्मणों को बोलती हूँ, या मैं सबसे ज्यादा अपनी कम्युनिटी को टारगेट करती हूँ अशरफ भाई कि अगर ये मुसलमान सही चल रहे होते आज हम भारत में इतने बर्बाद ना होते। आंखें नहीं खोली, अपना कोई स्ट्रीम चैनल नहीं बनाया, अपना कोई न्यूज़पेपर नहीं बनाया।